नमस्कार बच्चों, this is the second part of our video lesson theme 13 महात्मा गांधी and the nationalist movements। यह हमारे वीडियो लेसन थीम 13 का दूसरा पार्ट है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में भूमिका, उनके कार्यों के बारे में अध्ययन किया और साथ में BHU में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर हमने चर्चा की, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने जाना। जैसा कि हम जानते हैं कि BHU के अधिवेशन में गांधी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी किसानों के संबंध में। गांधी जी ने कहा था कि जब तक हम किसानों का श्रम, हम मतलब हम या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसानों का जो श्रम है उसका जो लाभ है, जब तक हम किसी और को लेने की अनुमति देते रहेंगे तब तक हमारे लिए स्वशासन का कोई अभिप्राय नहीं है। और न ही जो हमारी आज़ादी है, हमारा जो स्वशासन है, वो न ही वकीलों के द्वारा आएगी, न डॉक्टरों के द्वारा, बल्कि यह आएगी तो किसानों के द्वारा, यानी हमारी मुक्ति किसानों के द्वारा ही संभव है। तो जो बातें गांधी जी ने BHU के अधिवेशन में कही, उन बातों को कार्य व्यवहार में लाने का मौका बहुत जल्दी ही गांधी जी के सामने आया और यह वो समय था BHU के बाद दिसंबर महीने में, अंतिम महीने में लखनऊ में हुए अधिवेशन में, जबकि गांधी जी की जो मुलाकात है वो एक चंपारण से आए हुए किसान से होती है। यहाँ पर हम भारत के मैप में ये लोकेशन देखेंगे चंपारण का। अगर आपको जब मैप में आपके एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का मैप फिल करने के लिए, तो चंपारण का जो लोकेशन है आप अपने मैप में यहाँ देखेंगे। और इसके अलावा चंपारण के अलावा खेड़ा और अहमदाबाद, खेड़ा में भी गांधी जी ने सत्याग्रह किया, यहाँ भी किसानों की समस्या को सुलझाया और अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उनकी समस्या को सुलझाया। तो ये वो स्थान है जहाँ से गांधी जी भारत में अपने सत्याग्रह की या आंदोलन की शुरुआत करते हैं और उनकी शुरुआत होती है चंपारण, बिहार। हम यहाँ पर बिहार के मैप में चंपारण का प्रॉपर लोकेशन देख सकते हैं, पश्चिमी चंपारण एंड पूर्वी चंपारण, और ये पूरा जो मानचित्र है वो बिहार का मानचित्र है। आते हैं चंपारण सत्याग्रह पर। तो लखनऊ के अधिवेशन में जब राजकुमार शुक्ल, जो कि चंपारण के किसान थे, और जब ये महात्मा गांधी जी से मिलते हैं और वहाँ पर महात्मा गांधी जी को जो है चंपारण के किसानों की जो दशा है, खास करके जो इंडिगो प्लांटर हैं, उनकी डिस्कस करते हैं और राजी करते हैं कि महात्मा गांधी चंपारण आए और किसानों की समस्या को सुलझाए, क्योंकि राजकुमार शुक्ल को इस बात की बहुत उम्मीद होती है कि जो अगर गांधी जी चंपारण आएंगे और उनका सहयोग करेंगे तो वास्तव में किसानों को इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। और ये जो समस्या होती है वो होती है 3 कठिया प्रथा, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में लागू होती है। ये क्या होता है कि जो किसान है, कॉलोनियल एरा के अंतर्गत ये नियम होता है कि किसान को अपनी खेती के 3/20 हिस्से पर, उसका जो भी खेत है, उसे नील की खेती करनी है और नील की जो पैदावार है उसको ब्रिटिशर्स के द्वारा जो तय कीमत है उस कीमत पर ब्रिटिशर्स को बेचना है। और नील का जो यूज होता था वो डाई के लिए होता था, कलर के लिए होता था, रंगने के लिए। नील चूंकि कैश क्रॉप है और इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता था। एक तो वो फिक्स रेट पर बेचना है, दूसरा अगर किसान अपनी मर्जी की फसल उगाता है, अगर उस फसल को उगाता है जिसका वो इस्तेमाल खाने में करता है, चाहे वो गेहूं है या धान है या कोई भी फसल जो कि उस एरिया में बेहतर पैदावार देती है, तो वो उसका इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन नील उसके लिए बहुत उपयोगी नहीं है। और ख़ास करके जब जर्मनी के द्वारा आर्टिफिशियल नील बनाई गई तो वैसे ही जो नील की मार्केट थी वो कम हो गई, इसकी कीमतें गिरने लगी, तो इसमें किसानों का और घाटा शुरू हुआ। और जब किसानों ने इस खेती से मुक्ति चाही कि वो नील की खेती नहीं करेंगे, तो ऐसी हालत में उन्हें अवैध तरीके से उनसे रेंट लिया गया कि अगर आप खेती नहीं करेंगे तो उसके एवज में, अगर नील की खेती नहीं करेंगे तो उसके एवज में आपको जो है सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी किसानों के लिए कि या तो वो मजबूरी में खेती करें या फिर वो एक फिक्स अमाउंट जो है जो मालिक हैं उनको दें। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए ही
जो चंपारण के किसान थे, खास करके जो राजकुमार शुक्ल थे, वो गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी को राजी कर लिया कि वो चंपारण आकर के उनके इस कार्य में सहयोग करें। कुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं अप्रैल 1917 में 1917। और चंपारण पहुंचने के बाद बहुत एक्टिवली गांधी जी जो है किसानों से मिलते हैं, गांव में गांव-गांव का दौरा करते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। गांधी जी की इन गतिविधियों को देखकर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो गांधी जी को आदेश देते हैं कि वो जो है चंपारण छोड़ करके चले जाएं। और अगर वो चंपारण छोड़ करके चले जाते हैं तो उनके ऊपर जो भी केस लगाए गए हैं वो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। गांधी जी बड़े पीसफुली तरीके से इस बात को नहीं मानते हैं। गांधी जी मना कर देते हैं कि वो चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे, वो जिस समस्या के समाधान के लिए आए हैं वो उस पर कार्य करेंगे। और गांधी जी अकेले नहीं होते हैं, गांधी जी के साथ पूरी टीम होती है, लॉयर्स की पूरी टीम होती है, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बहुत काम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, लेकिन भारत की जमीन पर यह उनका पहला सत्याग्रह होता है। और इसमें उनके साथ जो है बृजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे नेता होते हैं। तो भारतीय जमीन के लिए ये बहुत नई बात होती है और बहुत बड़ी बात होती है, जबकि सरकार के आदेश को बड़े पीसफुली तरीके से मना कर दिया जाता है। आमतौर पर यह होता था कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई आदेश जारी करती थी तो इन बातों को नेताओं को मानना पड़ता था, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी ने कोई किसी तरह का वायलेंस नहीं किया, बल्कि गांधी जी ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे चंपारण छोड़कर, चाहे इसके बदले उन्हें कोई भी सजा दी जाए। और बदले में सजा क्या, पनिशमेंट के रूप में गांधी जी को जेल जाना पड़ा। और इससे क्या हुआ कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई और गांधी जी को जो पब्लिक थी उसका समर्थन और ज्यादा मिलने लगा। तो इस स्थिति को देखते हुए जो बिहार की सरकार है उस पर दबाव पड़ा और इस दबाव में उसे जो है कि इंक्वायरी कमेटी का गठन करना पड़ा और उस इंक्वायरी कमेटी के मेंबर गांधी जी भी थे। तो गांधी जी के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड इकट्ठा थे, चूंकि वो किसानों से बात कर चुके थे, उनकी समस्याओं को सुन चुके थे। तो इस तरह की इंक्वायरी कमेटी के साथ फिर आपस में एग्रीमेंट के बाद यह तय हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार है वो तीन कठिया प्रथा को खत्म करेगी और साथ में जो भी किसानों से अवैध तरीके से पैसा लिया गया है इस एवज में उसको वो वापस करेगी। पूरी रकम तो नहीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार कम से कम 25% रकम किसानों को वापस करने पर राजी हो गई। तो इस तरह से भारत की जमीन पर गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था जो कि सफल हुआ। और सिर्फ सफल ही नहीं हुआ, बल्कि लोगों के मन में, वो लोग जो कि आम लोग हैं, जो किसान हैं, जो गरीब है, एक बहुत आस्था पैदा हुई, गांधी जी के प्रति भरोसा पैदा हुआ कि अगर उन्हें गांधी जी का समर्थन मिलता है तो उनकी कार्य में क्या होगी, पूर्णता होगी और सफलता होगी। तो गांधी जी की ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी जीत थी और भारतीय जनता के दिलों में उनकी बहुत बड़ी जगह मिली इस चंपारण सत्याग्रह के द्वारा। के बाद महात्मा गांधी अपने ही गृहनगर गुजरात में सन 1918 में दो महत्वपूर्ण अभियानों में संलग्न रहे। पहला था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की समस्या और दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह। ये दोनों स्थान आप गुजरात के मैप में देख सकते हैं, अहमदाबाद और खेड़ा को। दोनों ही क्षेत्र एक दूसरे के नजदीक थे। अहमदाबाद जो सेंटर था गुजरात का, वो एक कमर्शियल सेंटर था। जो मिल है, फैक्ट्रीज हैं, वो थी जिसमें कि मजदूर कार्यरत थे। 1917 में बहुत तेजी से प्लेग फैला और जिसमें अहमदाबाद बहुत इफेक्टेड रहा, बहुत सारे लोग मारे गए। ऐसी स्थिति में बहुत नेचुरल था कि मजदूर यहाँ से माइग्रेट कर रहे थे। जैसा कि आपने अभी भी देख रहे हैं कि कोरोना टाइम पीरियड में जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे मजदूर जो है दिल्ली से, महाराष्ट्र से, जो कमर्शियल सिटीज थी वहां से अपने गांव की तरफ माइग्रेट करने लगे। तो चूंकि जब मजदूर माइग्रेट कर जाएंगे, मजदूर चले जाएंगे, तो इस स्थिति में मिल में काम कौन करेगा। तो मिल ओनर्स ने डिसाइड किया कि मजदूरों को जो है बोनस दिया जाए, जिसको कि प्लेग बोनस कहा गया। और कहीं कहीं पर ये बोनस बहुत ज्यादा दिया गया, 80% दिया गया उनकी सैलरी का। और धीरे धीरे सन 1918 आते आते जनवरी, जब ये प्लेग का असर कम होने लगा तो मजदूरों को चूंकि बोनस देने से मिल ओनर्स का लॉस तो हो ही रहा था,
उनको उनकी जो पूंजी थी उसमें कमी आ रही थी। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम इनको और बोनस न दें। जब ये बात मजदूरों को पता चली तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये टाइम पीरियड वो था जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1914 से 18 तक, और जो कीमतें थी वो बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। तो मजदूर चाहते थे कि उनका प्लेग का जो बोनस है वो पूरी तरह से कम न किया जाए, बल्कि उसको 50% दिया जाए, और मिल ओनर्स इसके लिए तैयार नहीं थे। तो मजदूर स्ट्राइक पर जाने लगे, हड़ताल पर जाने लगे। इस स्थिति को संभालने के लिए जो कि अम्बालाल साराभाई, जो कि खुद एक उद्योगपति थे, उनकी बहन अनुसुईया बेन की पहल पर गांधी जी ने इस स्थिति को सुलझाने का प्रयास किया। और इस तरह से गांधी जी ने उद्योगपतियों और मजदूरों दोनों से बातचीत की और एक निर्णय पर पहुंचे कि 35% जो बोनस है वो मजदूरों को दिया जाए, लेकिन मिल मालिक 20% से ज्यादा देने पर राजी नहीं थे। ऐसी स्थिति में मजदूर जो है हड़ताल करने के लिए प्रयत्नरत थे और हड़ताल पर जाने लगे। और जब मजदूरों ने हड़ताल किया तो मिल मालिकों ने ये निर्णय लिया कि इन मजदूरों को हटा करके, जो हड़ताल कर रहे हैं, नौकरी पर दूसरे मजदूरों को रखा जाए। और दूसरे मजदूर, बहुत सारे लोग बेरोजगार थे तो वो मजदूरी करने के लिए तैयार थे। तो स्थिति और भी भयानक होने लगी। अब गांधी जी ने इस स्थिति को संभालने का प्रयत्न किया। अब चूंकि कुछ मजदूर ऐसे भी थे जो भुखमरी के शिकार हो रहे थे और वो इस तरह से हतोत्साहित हो रहे थे कि वो 20% बोनस पर भी काम पर वापस लौटने के लिए तैयार हो रहे थे। तो गांधी जी ने इस स्थिति को रोका और मजदूरों को तैयार किया कि आप जो है दबाव में आकर के नहीं झुकेंगे, क्योंकि वास्तव में मजदूर नीडी थे और 35% बोनस उनकी रिक्वायरमेंट थी। और गांधी जी ने खुद भूख हड़ताल करने का फैसला लिया। और जब गांधी जी अनशन पर बैठे तो ये आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया और इसमें उत्साह पैदा हुआ। और अंततः परिणाम ये हुआ कि जो मिल मालिक थे उन्हें झुकना पड़ा और वो 35% बोनस मजदूरों को देने के लिए तैयार हो गए। तो इस तरह से एक आम सहमति बनी और अहमदाबाद में ये गांधी जी की दूसरी जीत थी। पहली जीत हमने देखा चंपारण में, जबकि वो किसानों के समस्याओं को सुलझाते हैं और समाधान निकालते हैं, और दूसरा हम देख रहे हैं कि गांधी जी जो है मजदूरों की समस्या को संभालते हैं, उसका समाधान निकालते हैं और उसमें गांधी जी को जीत हासिल होती है। इसके बाद तीसरा जो हम देखेंगे गांधी जी का खेड़ा का सत्याग्रह, कि खेड़ा में किस तरह से गांधी जी ने वहां के किसानों की समस्या को सुलझाया। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी द्वारा सन 1918 में अपने गृह नगर गुजरात में शुरू किया गया। इस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी गुजरात सभा की, और उनके साथ अन्य लीडर भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक इत्यादि। खेड़ा की वस्तुतः जो समस्या थी वो ये थी कि सूखा पड़ने वो चौपट हो गई थी। अब जब फसल खराब हो गई, उत्पादन नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में किसान लगान कहाँ से देगा। और सरकार जो है लगान वसूली कर रही थी, लगान माफ करने के लिए तैयार नहीं थी, और किसान लगान माफी चाह रहा था। तो अगर किसान लगान नहीं दे पाता है तो उस स्थिति में उसकी संपत्ति को कुर्क कर लेना या उसके पशुओं को हाँक ले जाना, इस तरह के जो पनिशमेंट है वो सरकार द्वारा दिए जा रहे थे। जब इस समस्या को गांधी जी के समक्ष लाया गया तो गांधी जी ने इस समस्या को सुलझाने में पूरा सहयोग दिया और सत्याग्रह किया किसानों के साथ मिलकर के। गांधी जी ने यह निर्देश दिया सभी किसानों को, खासकर वो किसान जो कि अमीर थे, जो लगान देने में सक्षम थे, उन्हें मना किया कि आप तब तक लगान नहीं देंगे जबकि हमारे गरीब किसान भाइयों का लगान पूरी तरह से माफ नहीं कर दिया जाता है। और अगर ऐसा होता है, अगर लगान उनका माफ कर दिया जाता है, तब अमीर किसान जो है वो लगान दे सकते हैं। तो ये एक तरह का सिविल डिसोबीडियंस था कि बहुत जो है विनयशील तरीके से, बहुत सविनय के साथ गांधी जी ने सरकार की जो आदेश था, उसकी जो आज्ञा थी, उसकी अवहेलना करी और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। और सीक्रेटली सरकार ने जो है अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लगान उन्हीं किसानों से वसूल किया जाए जो लगान देने में सक्षम है, जो बड़े किसान हैं, जो अमीर किसान हैं, और गरीबों का लगान माफ कर दिया जाए। तो यह गांधी जी की अगली जीत थी किसानों के समर्थन में, जैसा कि हमने चंपारण में देखा, और मजदूरों के समर्थन में हमने जो है अहमदाबाद का मिल जो स्ट्राइक केस देखा, और अब ये खेड़ा का जो स्थिति थी। तो इन तीनों आंदोलन से जो कि ग्राउंड लेवल पर थे, ये जो तीनों सत्याग्रह थे, जो कि आंदोलन के बजाय एक छोटा रूप था विरोध का,
गांधी जी की छवि एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता के रूप में आती है जो कि गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का बहुत बड़ा समर्थक है, उनका सहयोगी है और जो उनसे सहानुभूति रखता है। तो जो आम जनता है उसकी जो आस्था है वो गांधी जी में और ज्यादा बढ़ती जाती है। If you will see your book, page number 349, theme 13, you will find these lines. Champaran, Ahmedabad and Kheda marked Gandhiji out as a nationalist with a deep sympathy for the poor. And Champaran, Ahmedabad and Kheda, these were all localized struggle. जब आप इन लाइनों को पढ़ेंगे तो आप ये समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली राइटर कहना क्या चाहते हैं। रामचंद्र गुहा जी लिखते हैं, जो कि इस चैप्टर के राइटर हैं, कि चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में गांधी जी द्वारा जो पहल की गई, ऐसे में गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। और लेकिन ये तीनों ही स्ट्रगल क्या थे? लोकल स्ट्रगल थे, यानी पूरा देश इसमें शामिल नहीं था। इसमें पार्टिकुलर एक हम प्रॉपर जगह की सिर्फ बात हो रही है, चंपारण की बात हो रही है। चंपारण में भी पर्टिकुलर चंपारण में जो है इंडिगो प्लांटर है, उनकी बात हो रही है। पूरे देश के किसानों की बात नहीं हो रही है। या जब अहमदाबाद की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर अहमदाबाद में जो मिल के मजदूर हैं उनकी बात हो रही, पूरे देश के मजदूरों की बात नहीं हो रही, नहीं पूरा देश इसमें शामिल है। और खेड़ा तो गांधी जी का जो छवि है एक राष्ट्रवादी लीडर के रूप में है, लेकिन ये जो तीनों सत्याग्रह जिसको गांधी जी ने लीड किया, ये जो है स्थानिक संघर्ष थे। लेकिन व्हाट ही वांट टू से, राइटर क्या कहते हैं कि इन 1919 में जो अंग्रेजी सरकार है वो गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डालती है, यानी कि एक ऐसा अवसर गांधी जी के सामने आता है जो कि गांधी जी को एक विस्तृत आंदोलन खड़ा करने का, जो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा से जो कहीं ज्यादा विशाल है, ऐसा आंदोलन खड़ा करने का उनको एक अवसर प्रदान करता है। या एक ऐसा गांधी जी ऐसा कर सकते थे, मतलब एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर सकते थे जो देशव्यापी होता। तो हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट हैपेंड इन 1919 में क्या हुआ जिसकी वजह से गांधी जी ने एक देशव्यापी आंदोलन शुरू किया और जो गांधी जी का जो राष्ट्रवादी चरित्र है वो और उभर करके हमारे सामने आता है। 1919 ये वो समय है जबकि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो खत्म हो चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो टाइम पीरियड है जो कि 1918 में खत्म हो चुका था, 1914 टू 1918, 1914 से 1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस वक्त जो भारतीय सेना है, खासकर जो पंजाब के लोग हैं, वो अंग्रेजों का सहयोग करती हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में। और फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद भारतीयों को ये उम्मीद होती है कि अब शायद जो अंग्रेजी सरकार है उसकी तरफ से भारतीयों के लिए कुछ अच्छा होगा, उनकी सराहना की जाएगी या उनके लिए कोई ऐसे लॉ बनेंगे जिसमें भारतीयों का हित हो। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है उस टाइम पीरियड में जो है प्रेस पर प्रतिबंध होता है, तो अब ये लगता है कि अब चीजें और बेहतर होंगी। लेकिन उस टाइम में एक ऐसा कानून आता है जिसको कि हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका नाम रॉलेट एक्ट और इसको ब्लैक एक्ट भी कहा गया, सर सिडनी रॉलेट के नाम पर पड़ा, उनके रिकमेंडेशन पे ये एक्ट बना था, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे जो है पनिश किया जा सकता था, उसकी गिरफ्तारी की जा सकती थी। इसको बिना अपील बिना दलील भी कहा जाता है। तो जिसको कि रॉलेट एक्ट कहा गया, शक के आधार पर भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था और उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं थी और बिना जांच के जो है कारावास, उसको जेल की सजा दी जा सकती थी। तो ये जो कानून था, ये जिसके कि हम भारतीय, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जब हमारा इतना सहयोग रहा तो हमारे ऊपर इस तरह का कानून लादा जाए। और इस कानून का भारतीयों ने, खासकर उस वक्त जो कांग्रेस के प्रमुख थे महात्मा गांधी ने, इसका विरोध किया। और इस कानून के विरोध में गांधी जी ने
रॉलेट सत्याग्रह की बात की, रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने की बात की। रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी ने इसकी बहुत प्रॉपर तरीके से योजना तैयार की। रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह का जो अभियान था उसके लिए एक मसविदा तैयार किया गया और दस्तावेज तैयार किए गए और गांधी जी ने पूरे मार्च महीने में जो देश के प्रमुख शहर हैं उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत के, उनकी यात्रा की, जिससे कि लोगों का समर्थन मिल सके और लोग समझ सके कि रॉलेट एक्ट क्या है और उसके खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है वो क्या है और उसमें किस तरह से भाग लेना है, किस तरह से उसको समर्थन देना है। और गांधी जी का एक बहुत बेहतर तरीका होता था कि वो किसी भी कार्य को करने से पहले एक तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग, उसके बाद उसकी वो सूचना लिखित रूप से वहाँ की जो सरकार है, जैसे जो वायसराय है, उसको वो उन्होंने दिया कि या तो आप रॉलेट जो कानून है उसको आप खत्म करिए और या तो फिर हम इसके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। चूंकि सरकार ने कानून खत्म नहीं किया तो इसलिए जो 6 अप्रैल का दिन था 1919 को रॉलेट सत्याग्रह के लिए तय किया गया और इस दिन जो है देशव्यापी हड़ताल करना, उपवास करना, प्रार्थनाएं करना और इस तरह से इसको कार्यशैली निर्धारित की गई। लेकिन दिल्ली में ये पहले ही शुरू हो गई, 30 मार्च को शुरू हो गई, जो कि हिंसक भी रही और इसके लिए जो जगह तय किया गया वो मुंबई किया गया और 6 अप्रैल को प्रातः ही रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुई। उसके बाद गांधी जी ने पंजाब जाने की प्लान की क्योंकि पंजाब में इसका रॉलेट जो एक्ट था उसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था क्योंकि पंजाब की जनता ने सबसे ज्यादा समर्थन किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वहाँ की जो सेना थी और वो हम किसी स्वशासन के बारे में सोच रहे थे, किसी अच्छे रूल के बारे में सोच रहे थे और बदले में हमें क्या मिला था, रॉलेट एक्ट। तो पंजाब जाते समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि पंजाब के हालात पहले से ही ठीक नहीं थे और ब्रिटिश सरकार को ये डर था कि गांधी जी के जाने के बाद शायद ब्रिटिश सरकार पर दबाव और ज्यादा पड़ेगा क्योंकि पब्लिक का पूरा सपोर्ट था गांधी जी पर और पब्लिक चाहती थी कि गांधी जी वहां पर आए। तो जब गांधी जी को पंजाब जाने से रोक दिया गया तो ऐसी स्थिति में पंजाब के हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हुए क्योंकि जो जनता थी वो गांधी जी को जिस तरह से देख रही थी और वो चाहती थी कि गांधी जी उनके समर्थन में पंजाब में आए और उनको इस तरह से रोक दिया जाना बीच रास्ते में ही और उन्हें वापस मुंबई जाने के लिए विवश करना, ये जनता के लिए मान्य नहीं था। और 9 अप्रैल को एक और घटना हुई जबकि वहां के जो लोकल लीडर थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सारी परिस्थितियां पंजाब के माहौल को बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना रही थी जो पंजाब की जनता जिसको कि स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी और इस तरह से पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जो पंजाब का शासन था वो ब्रिगेडियर जनरल ओटायर के हाथ में दिया गया। अब चूंकि उस वक्त जो सूचना तंत्र है, जब पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया जहाँ भीड़ की मनाही हो गई, आप जो है इकट्ठा होकर के सभाएं नहीं कर सकते हैं या कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं, तो जो जनता है उसको ये सारी चीजें जो वहाँ के लोकल हैं उनको तो पता है, लेकिन दूर दराज की जो जनता है, जो अमृतसर के लोकल लोग हैं उनको मालूम है, लेकिन जो दूर दराज की जनता है, जो आसपास के गांव के लोग हैं, उनके पास इतनी सूचनाएं नहीं है, आज की तरह मोबाइल या व्हाट्सएप नहीं था। तो 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन मेला लगता है। बहुत सारे लोग जो है अमृतसर में जो जलियांवाला बाग था, जो ये ग्राउंड था, मैदान, वहां पर इकट्ठा हुए और एक लोकल जो लीडर थे उनकी स्पीच हो रही थी। और जब ये बात जनरल डायर को पता चली कि मार्शल लॉ लागू होने के बाद भी, सरकारी आदेश होने के बाद भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, भाषण हो रहा है, तो ये उसके लिए बर्दाश्त के बाहर की बात थी कि कैसे सरकार के आदेश का जो है अनुपालन नहीं किया जा रहा है, खुला जो है विरोध हो रहा है। और ऐसे में जनरल डायर जो है अपनी आर्मी के साथ आता है और निहत्थी जनता पर, जिसका कोई दोष नहीं है, गोली चलाने का आदेश देता है। और सरकारी आंकड़ों में जो संख्या दिखाई गई है वो 400 है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग, हजारों की संख्या में जो लोग थे वो मारे गए और घायल हुए और इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और ये जो है हमारे लिए
बहुत भयानक बात थी। पूरा देश इस घटना से स्तब्ध हो गया, क्योंकि हम ऐसा कि वो सरकार जिसका इस जमीन ने, पंजाब की जमीन ने जिसका सबसे ज्यादा समर्थन किया था, उसको बदले में जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला। और जिस आप मैप में देख सकते हैं अमृतसर, और अमृतसर के पास ये जलियांवाला बाग का लोकेशन, और इस पिक्चर के माध्यम से उस जो पूरे हत्याकांड को दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पर कि ये निहत्थी जनता है, हमारी भारतीय जनता, और जिस पर कि अंग्रेजी सरकार के आदेश के तहत जो पुलिस है वो गोली चला रही है। सभी ने भर्त्सना की, सभी ने विरोध किया, और इसकी जांच के लिए सरकार ने हंटर कमीशन जो आयोग था उसका नियुक्त किया। लेकिन हंटर कमीशन ने जनरल ओडायर के लिए कोई ऐसा पनिशमेंट या कोई ऐसी सजा का प्रावधान नहीं किया। जनरल ओडायर को रिटायर करके इंग्लैंड भेज दिया गया। और हैरानी की बात तो ये है कि इंग्लैंड में कुछ लोगों के द्वारा उनको हीरो के रूप में भी देखा गया। और हमारे यहाँ नेशनलिस्ट जो रिस्पांस आया, जो हमारे लीडर से रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस करी। गांधी जी, जो कि अभी तक इनको गांधी जी को ब्रिटिश सरकार की नीतियों में, कानून में बहुत आस्था थी, गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि वापस करी। और इस तरह से रॉलेट सत्याग्रह को भी गांधी जी ने बंद कर दिया था। और इस सारी घटना के परिप्रेक्ष्य में अब एक नए और बड़े आंदोलन की शुरुआत की बात हो रही थी, और अब उसकी प्लानिंग शुरू हुई, और वो था असहयोग आंदोलन। प्रश्न आपके अभ्यास के लिए यहाँ दिए गए हैं, और आप कुछ और प्रश्न भी बनाएं, जैसे रॉलेट एक्ट क्या था, या स्थानीय स्तर पर गांधी जी ने कौन से सत्याग्रह शुरू किए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, जैसा कि जिक्र हो चुका है वीडियो लेसन में, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। या रॉलेट सत्याग्रह क्या था, और जलियांवाला बाग मैसेकर की क्या घटनाएं थी, ये क्यों हुई, या उस पर आपके क्या विचार हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं, है ना। तो इस तरह से आप तमाम प्रश्नों के उत्तर लिखें। और पॉलिटिकल मैप, चूंकि मैप बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपके एग्जाम में आता है, तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद को आप जो है राजनीतिक मैप में लोकेट करें। यह वीडियो पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है। अगले टॉपिक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 देखें। थैंक यू सो मच।